हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हो आप सब? हेलो। हेलो अगेन एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे एंड एकदम सेफ होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद लेक्चर 6 ऑफ कंपनीज एक्ट। जल्दी से इसको देखते हैं। आज का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज जो मैं पढ़ाऊंगी उससे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस बन जाते हैं। कोई ना कोई तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, या तो डायरेक्ट या तो केस स्टडी हम एग्जाम में देखा हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। हमने क्या क्या कर लिया? हमने टाइप्स ऑफ कंपनी सारी कर ली है जो भी आपके बुक में सिलेबस में है, और हमें उस कंपनी के सेक्शन को कैसे याद करना है वो भी हमने देख लिया है। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज, आई मीन सॉरी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हमें करना है। So let's begin with the first topic for today, which is incorporation of a company. Okay. हम ये करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी में काफी सारे स्टेप्स है, ठीक है। तो वो स्टेप्स को हम अच्छे से लिखेंगे, लेकिन उसके पहले करते क्या है वो हम अच्छे से समझ लेते हैं कि व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू, इनकॉर्पोरेशन कैसे किया जाता है। तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, आप पहले समझ लीजिए, फिर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा इस डायग्राम को जो भी मैं बनाने वाली हूँ। So let's start now. Okay. So now please see. अब होता क्या है, हमारे यहाँ पे एक सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारा मिस्टर अर्जुन है, ठीक है। मिस्टर अर्जुन के पास एक आइडिया आया। मिस्टर अर्जुन है, इसके पास क्या आया? प्लीज सुनना अच्छे से, ध्यान से एकदम। इसके पास एक आइडिया आता है कि चलो जी एक कंपनी खोली जाए, चलो जी एक बिजनेस किया जाए और एक कंपनी खोली जाए। तो इसके पास ना एक आइडिया आता है, ठीक है ना। फिर वो आइडिया आने के बाद वो ये सोचता है कि ये जो मैं बिजनेस करूंगा, ये जो बिजनेस करने का आइडिया आया है मैं कैसे करूंगा? क्या मैं एक कंपनी फॉर्म करूं? क्या शुड आई फॉर्म अ कंपनी? प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग से समझा रही हूं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो एक आइडिया आता है कि ये एक बिजनेस करना है, बिजनेस करूंगा तो क्या मैं एक कंपनी खोलूं? तो आंसर आया, मन की आवाज ने क्या कहा? मन की आवाज ने कहा हाँ जी एक कंपनी खोल लीजिए। तो ठीक है, चलो एक कंपनी खोल लेते हैं। तो कंपनी जो मैं खोलूंगा वो कैसी कंपनी होनी चाहिए भाई साहब? वो कैसी कंपनी होनी चाहिए? क्या वो एक पब्लिक कंपनी खोलूं मैं? क्या वो एक प्राइवेट कंपनी खोलूं? या फिर मैं ओपीसी खोलूं? ओपीसी आपने पढ़ रखा है, 1% कंपनी। तो जो मैं कंपनी खोलूंगा तो मैं कैसी कंपनी खोलूं? अगर मैं कंपनी पब्लिक, तो ये तीनों में डिसाइड करेगा, isn't it? देखो स्टोरी की तरह समझना, आपको इनकॉर्पोरेशन यू याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं पब्लिक कंपनी खोलता हूँ तो मुझे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? मुझे ये ध्यान रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मुझे कितने चाहिए? 7 चाहिए। प्राइवेट में मुझे 2 चाहिए, ओबीसी में भाई साहब 1 तो चाहिए। तो ये मुझे पता चल गया कि मेंबर्स मुझे कितने चाहिए, तो इसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा। और अगर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम भी मुझे देखना है। तो अगर मैं पब्लिक खोलता हूं तो मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो इन्फिनिटी हुआ। लेकिन प्राइवेट में आपका 200 मेंबर्स का मैक्सिमम लिमिट है और ओबीसी में आपका 1, ज्यादा तो हो नहीं सकता। फिर क्या और कौन खोल सकता है? कितने पर्सन हो सकते हैं? कौन मेंबर्स बन सकता है? एनीवन कैन बिकम अ मेंबर। यहाँ पे भी एनीवन कैन बिकम अ मेंबर, और यहाँ पे सिर्फ वो इंडिविजुअल ओनर जो है वही बन सकता है मेंबर, राइट? ये बात है। तो ये सारी चीजें वो एनालाइज करेगा, वो इन सब में से सिलेक्ट करेगा कि मुझे करना क्या है, मुझे कौन सी कंपनी खोलनी है, ठीक है। देखो इतना बड़ा प्रोसेस को मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। आफ्टर सिलेक्शन वो क्या करेगा? फिर वो अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिगिन करेगा ना। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो स्टार्ट कर देगा। मेरी बात समझ में आ गई? आफ्टर स्टार्टिंग ऑल दिस he will begin with the registration process. Clear? Okay. तो ये पहला चीज आपको समझ में आ गया। तो अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, ये जो मिस्टर अर्जुन है, जिसके दिमाग में आइडिया आया, जिसने सिलेक्ट किया कि क्या करना है, कौन सी कंपनी खोलनी है,
और जिसने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बिगिन किया है, स्टार्ट किया है, ये मिस्टर अर्जुन हो जाते हैं मेरे, ये मिस्टर अर्जुन कौन हो जाएंगे, ये बन जाएंगे मेरे प्रमोटर। कौन बन जाएंगे, इसको हम कहते हैं प्रमोटर। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? तो एकदम अच्छे से देखो, जितने पॉइंट्स आपकी बुक में है वो सारे मैंने इस डायग्राम से आपको समझा दिए, तो कितना इजी हो गया आपके लिए। तो जो प्रमोटर कौन होता है, जिसके दिमाग में आइडिया कंसीव होता है, जो आइडिया को कंसीव करता है और जो कंपनी को फॉर्म होने में मदद करता है और जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। बराबर समझ में आया? चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। अब आइडिया आ गया, सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, हाँ जी कर लिया, अब क्या करें? अब क्या करना है, बहुत सिंपल सिंपल प्रोसेस है, जल्दी जल्दी समझेंगे। अब करना क्या है, अब इसके बाद जब आइडिया आ जाता है, उसके बाद करना है डॉक्यूमेंट्स को फाइल। क्या करना है? नाउ यू नीड टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स, और इस डॉक्यूमेंट्स को आपको फाइल करना है, ठीक है ना? इस डॉक्यूमेंट को आपको फाइल करना है। तो ये बना मेरा स्टेप नंबर 1। क्या मैं इसको स्टेप नंबर 1 बोल सकती हूँ क्या? यस। ये बना मेरा स्टेप नंबर 2। अब आपको डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने हैं। अब मैम कौन सा डॉक्यूमेंट्स, कैसा कैसा डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैम, क्या करना है नहीं करना है। चलो देखते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करना है। सो लेट्स बिगिन नाउ। प्लीज ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसीलिए एकदम भी फोकस लूज नहीं करना है, वरना आपको याद नहीं होगा एंड देन एग्जाम के टाइम पे दिक्कत आएगी, ठीक है ना? तो अब उसको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे फाइल करने हैं बच्चा, प्लीज ध्यान से सुनो। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? क्या करेगा वो? फाइल करेगा, फाइल करेगा क्या चीज? फाइल करेगा मेमोरेंडम, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैं इस डायग्राम में लिखवा लेती हूँ आपको ताकि इजी रहे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूली साइंड बाय, ड्यूली साइंड बाय किसे? बाय ऑल द मेंबर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आप जब एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हो, सबसे पहले आप एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाते हो ना, सबसे पहले एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनता है। उसी तरीके से जब आप एक कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले हम कंपनी का ऑब्जेक्ट्स, मेमोरेंडम क्या होता है? कंपनी की कुंडली। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कंपनी की कुंडली निकालते हैं। उस कुंडली पे कैसे काम करना है, उस कुंडली में क्या क्या रीति रिवाज होने चाहिए, वो हो गया आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये मैं समझाऊंगी डिफरेंसेस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लेकिन एक बात समझ लीजिए। तो कुंडली क्या बताती है कि ये कंपनी फॉर्म क्यों हुआ है, ये कंपनी का मेन काम क्या है, इस कंपनी में कौन कौन मेंबर्स है, इस कंपनी में कौन कौन शेयर होल्डर्स है। तो बेसिकली इस कंपनी का पूरा इतिहास, कुंडली, वो सारी चीजें हमें क्या करनी है, एक डॉक्यूमेंट बनाना है और उसमें सारे मेंबर साइन करेंगे और उसको रजिस्टर करेंगे। बात खत्म। तो फाइल मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूली साइंड बाय द मेंबर्स। पहला स्टेप ये फिनिश। चलो आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? अब नेक्स्ट स्टेप बनता है कि आपको एक साइन करना है, आपको एक डिक्लेरेशन साइन करना है। डिक्लेरेशन, सुनना मेरी बात। सबसे पहले तो ये होगा, 3 फॉर्म बेसिकली है। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा देखो, आपको एक डिक्लेरेशन साइन करना है। डिक्लेरेशन बाय किस किस से करवा सकते हो? सीए, सीएस, सीएमए और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इनसे एक डिक्लेरेशन साइन करवाना है कि जितने भी रूल्स थे टू फॉर्म अ कंपनी, वो आपने सही से करा है। समझ में आया? क्या लिखवाना है? डिक्लेरेशन बाय सीए, सीए, सीएमए और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी दैट all the rules
have been complied with. सारे रूल्स आपके कंप्लाइड किए जा चुके हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऑल द रूल्स हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट समझ में आया। पहला क्या था? पहला आपको मेमोरेंडम को साइन करना है। दूसरा क्या था? एक डिक्लेरेशन साइन करवानी है बाय सीए, सीए, सीएमएस। ये सारे आपको डिक्लेरेशन साइन करवानी है। फिर आपको एक और चीज करवानी है, आपको एक और डिक्लेरेशन एफिडेविट साइन करवानी है। क्या? आपको एक एफिडेविट बनवानी है, आपको एक एफिडेविट बनवानी है फ्रॉम ऑल द मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स। जो भी मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, मैं बताऊंगी क्यों। सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम क्या चीज का? एफिडेविट क्या चीज का? दैट दे आर नॉट फ्रॉड regarding their that they are not disqualified, that he is not convicted of any offense। ठीक है ना? फिर नॉट गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, नॉट गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड। ठीक है ना? एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज। समझ में आया? तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को हमें सबसे पहले फाइल करना है। तो देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, सुना मेरी बात। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको एक साथ में रिवीजन मिल जाए। में एक प्रमोटर होगा, प्रमोटर के पास आइडिया आएगा, आइडिया उसने कंसीव किया, फिर वो सिलेक्ट करेगा कि कैसी कंपनी फॉर्म करनी है। सिलेक्ट करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिगिन करेगा। तो बिगिन करने का फर्स्ट स्टेप क्या है? डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना है। कौन से डॉक्यूमेंट्स? नंबर 1 मेमोरेंडम को और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फाइल करना है, ड्यूली साइन बाय द मेंबर्स। नंबर 1। नंबर 2 एक डिक्लेरेशन चाहिए, किस चीज का? कि ऑल द रूल्स हैव बीन कंप्लाइड विद। लेकिन कौन करेगा उसमें साइन? उसमें साइन करेंगे ये सारे महारथी। ठीक है ना? सीए, सीएमए और डायरेक्टर्स, इनका ड्यूली साइन चाहिए। फिर क्या है? एफिडेविट चाहिए, एफिडेविट फ्रॉम द मेंबर्स कि वो कन्विक्टेड नहीं है, कि कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, वो फ्रॉड नहीं है, कि उन्होंने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है। और तीसरी चीज क्या? कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ट्रू एंड फेयर है। तो ये तीनों का आपको एक क्या चाहिए? एफिडेविट चाहिए। तो बेसिकली तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करवाने, आपको समझ में आया? तीनों ही डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करवाने हैं, एकदम ड्यूली साइन करवा के आपको आरओसी के पास सबमिट करना है। इसके अलावा भी आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको साइन करवाने पड़ते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स देखिए क्या होगा, प्लीज यहाँ ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैंने बोला था सब्सक्राइबर्स के। सब्सक्राइबर्स वही हो गए जो आपके शेयर होल्डर्स के लिए शेयर के लिए आपको अप्लाई करते हैं। तो जो भी शेयर्स के लिए अप्लाई करके जिनको शेयर्स मिल जाता है वो मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए। तो सब्सक्राइबर्स का नेम, एड्रेस प्रूफ के साथ, विद प्रूफ, ये सारा चीज आपको फाइल करना है। ठीक है ना? फिर आपको एड्रेस ऑफ द कंपनी फाइल करना है, एड्रेस ऑफ द कंपनी विद प्रूफ, ये आपको फाइल करना है। ठीक है? फिर आपको क्या फाइल करना है? फिर आपको फाइल करना है डायरेक्टर्स का। देखो डायरेक्टर्स का क्या फाइल करना है? डायरेक्टर्स के बारे में, जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स है उसके बारे में क्या फाइल करना है आपको? एड्रेस प्रूफ के साथ। और फिर क्या फाइल करना है आपको? उसका डीआईए नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपको कंपनी देती है। ये सारा चीज आपको फाइल करवाना है। ठीक है? और फिर आपको एक और चीज फाइल करवाना है। आपको क्या चाहिए? आपको इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट कि डायरेक्टर का क्या इंटरेस्ट है, क्या लायबिलिटी है, क्या चीज है? इंटरेस्ट एंड कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स। उस डायरेक्टर्स का कंसेंट है या नहीं है टू बी द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ऑफ द डायरेक्टर्स। ये सारा आपको क्या करना है? ये सारा आपको साथ ही साथ फाइल करवाना है।
तो बेसिकली अभी आपने क्या देखा, अभी हमने देखा कि ये बन गया मेरा पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 सब्सक्राइबर्स का नेम, एड्रेस वगैरह वगैरह, राइट। फिर आपका एड्रेस ऑफ द कंपनी विद प्रूफ, फिर आपका डायरेक्टर्स का डिटेल्स और आपका इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स। समझ में आया? ये सारा चीज आप जब फाइल कर दोगे, किसको फाइल करना है? आरओसी के पास फाइल करना है। किसके पास? आरओसी के पास फाइल करना है। तो आरओसी क्या करेगा, विद इन 30 डेज वो क्या करेगा आपको, अब देखो ये आपने फाइल कर दिए सारे डॉक्यूमेंट्स, अब देखना यहाँ देखो, अब थर्ड स्टेप क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के बाद किसको फाइल करना है? विद द आरओसी, फाइल विद आरओसी। अब आरओसी क्या करेगा, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, विल इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मेरी बात समझ में आ गई? वो चेक करेगा और आपका कंपनी क्या हो जाएगा, और फिर आपका कंपनी रजिस्टर हो जाएगा। समझ में आया? कंपनी रजिस्टर्ड। क्लियर? क्लियर? तो इतना बात समझ में आया आपको? तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। मेन आपका ये याद करने का है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको फाइल करने हैं। मोस्टली आपका यही था जो मेन आपका फोकस यहाँ पे था, ठीक है ना। अब इसका ये आपने इतना समझ लिया, लेकिन इसके बाद कुछ और पॉइंट्स है जो आपको लिखने पड़ेंगे। तो प्लीज यहाँ लिखिए मेरे साथ साथ कि और क्या क्या पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपने सारा अभी तक ये सब कर लिया है। तो इसके बाद देखो कि जब आरओसी के पास फाइल कर दोगे, जब आरओसी के पास आप अपना डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दोगे, तो क्या करेगा, आरओसी शैल इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन within 30 days and also provide CIN number। CIN नंबर का क्या मतलब? कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। समझ में आया? तो सी जैसे हमारा पैन कार्ड होता है, पैन नंबर होता है, आधार नंबर होता है, वैसे ही कंपनी का एक अलग से आइडेंटिटी होता है, दैट इज योर CIN। समझ में आया? तो वो कंपनी इसको इशू कर देगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, all the documents used in the incorporation shall be maintained and registered ऑफिस ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस आपने बताया है, वहीं पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रहने पड़ेंगे। जितने भी आपने फाइल किए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने यूज किए हैं, वो सारे कहाँ रखने पड़ेंगे? आपको कंपनी के वहीं पे रखने पड़ेंगे, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखोगे, ऑल द डिटेल्स such as name, address of correspondence। correspondence का मतलब कहाँ पे आपको मेल्स भेजे जाए, कहाँ पे लोग आपसे मिलने आए वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें कहाँ होगी? correspondence and other particulars shall be with आरओसी। ये सारी डिटेल्स भी आपको आरओसी के साथ फाइलिंग करनी पड़ेगी। समझ में आया? ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पॉइंट 1 पढ़ा, मैं बार बार रिवाइज करवा रही हूं ताकि आपको याद रहे। हमने पढ़ा कि प्रमोटर के पास आइडिया आता है, प्रमोटर फिर क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को फाइल करवाता है, डॉक्यूमेंट्स को फाइल करवाने के बाद आरओसी उसको 30 डेज के विद इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने यूज किया है उसको हमको रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखना है, राइट।
वो दे देगा 30 डेज के विद इन आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। और फिर हमें साथ ही साथ आरओसी के पास क्या क्या फाइल करना है, जो नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो भी आप जहां पे भी आप चाहते हो कि आपका सारा फाइल्स, आपके सारे लेटर्स वगैरह आए, मेल्स वगैरह आए, वो कहाँ पे आएंगे, उस एड्रेस को आपको, उस एड्रेस के बारे में सारा डिटेल्स आपको आरओसी को देना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे, नेक्स्ट लिखो if any one gives false information, he will be liable to fraud अंडर सेक्शन 447। तो वो क्या होगा, अगर किसी ने भी गलत इंफॉर्मेशन दिया, गलत तरीके से कंपनी को फॉर्म करने की कोशिश करी, तो वो उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 447। क्लियर, समझ में आ गया। अब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल, प्लीज मेरी बात ध्यान सुनो, अब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका कंपनी फ्रॉड से क्रिएट हो जाता है, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका कंपनी फ्रॉड से क्रिएट हो जाता है, फ्रॉड करके ही क्रिएट हो जाता है, तो क्या होगा, यहां पे लिखो इफेक्ट ऑफ कंपनी फॉर्मेशन बाय फ्रॉड। अगर फ्रॉड से हुआ है तो अब तो कंपनी तो बन गई, अब क्या करें, तो इसके ऊपर 3-4 चीजें हैं जो आपका ट्रिब्यूनल देता है, 3-4 चीजें आपको करने को बोलेगा। सबसे पहला चीज क्या करने को बोलेगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या बोलेगा वो, जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर देगा, अनलिमिटेड कर देगा। और ऑर्डर क्या देगा ट्रिब्यूनल, मेंबर्स की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर देगा। दूसरी चीज वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्ट कंपनी का नाम हटा देगा रजिस्टर से, वो क्या करेगा, डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, डायरेक्ट कंपनी का नाम हटा देगा रजिस्टर से, नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ठीक है ना, और क्या कर सकता है वो, या तो वो पहले मैंने क्या बोला, या तो मेंबर्स का लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर देगा, या तो डायरेक्ट रिमूवल कर देगा, या तो वो क्या करेगा, पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, वाइंड अप करने के लिए वो ऑर्डर पास करेगा फॉर वाइंडिंग अप। ठीक है ना, ऑर्डर पास कर देगा वाइंडिंग अप। नेक्स्ट क्या करेगा, may pass orders which may include changes in MOA or article of association for the interest of public or company। मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो आपका ट्रिब्यूनल है वो क्या करेगा, अगर वो देखेगा कि फ्रॉड की वजह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करने से सही हो जाएगा चीजें, तो वो या तो मेमोरेंडम को चेंज कर देगा या आर्टिकल्स को चेंज कर देगा, जैसा उसको सूटेबल लगेगा, जिससे आपका कंपनी बेनिफिट हो या फिर पब्लिक के लिए ठीक हो, जैसा उसको सही लगेगा वो ऑर्डर्स पास कर देगा। और लास्ट क्या लिखोगे, पास द ऑर्डर्स एज इट मे डीम फिट, और जैसे उसको पास द ऑर्डर एज इट मे डीम फिट। तो मेरी बात समझ में आ गई।
मैंने आपको क्या बोला, अगर आपने भूल से फ्रॉड से कंपनी बना ली तो आपका ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल के पास क्या क्या चॉइस है, ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल बोलेगा कि भाई साहब मेंबर्स का लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर दो, मेंबर्स का लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर दो, डायरेक्ट रिमूव कर दो, रजिस्टर से ही नाम हटा देंगे, या तो तुम बंद करो, तुमको हम बाइंडिंग अप का ऑप्शन देते हैं, समाज जैसे बाइंडिंग अप क्या होता है, आप लिक्विडेट कर बुला सकते हो, एसेट्स को बेच सकते हो वगैरह वगैरह, तो आप बाइंडिंग अप प्रॉपर्टी कर लो। और या तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा और अगर मेरे को लगेगा कि चेंज कर सकते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को चेंज करके अगर सुधार ला सकते हैं कंपनी के बेनिफिट के लिए या पब्लिक के बेनिफिट के लिए, तो मैं वो कर दूंगा। और या तो जैसा मुझे सिचुएशन ठीक लगेगा मैं उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पास कर दूंगा। समझ में आया ना? तो ये सारी चीजें आपका क्या हो सकता है, ये सारी चीजें आपका ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है। क्या ये सारी चीजें आपका ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है। लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीज हमें लिखना है, लेकिन ये सारा चीज करने से पहले, ये सारा चीज जो ऑर्डर देने से पहले एक चीज और ध्यान में रखना है, but two conditions need to be fulfilled. Two conditions need to be fulfilled. क्या है वो two conditions? Number one, the company must be given the company must be given reasonable opportunity to be heard, है ना? आज अगर कंपनी से गलती हुई है तो उसको चांस देना पड़ेगा ना कि आप अपनी साइड ऑफ द स्टोरी भी बताओ, तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो क्या चाहिए? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? The tribunal shall take into consideration the transactions. ट्रिब्यूनल को कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल shall take into considerations the transaction or the contracts obligations, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखते, ऑब्लिगेशंस लिख लेते हैं, ट्रांजैक्शंस और ऑब्लिगेशंस एंटर इनटू बाय द कंपनी। समझ में आया ना? समझ में आया? तो ऑर्डर करने से पहले ट्रिब्यूनल को ये देखना पड़ेगा कि उसने पहले कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस में एंटर किया है क्या, अगर किसी थर्ड पार्टी, तो उस थर्ड पार्टी को भी ध्यान रख के आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे और एक कंपनी का साइड ऑफ द स्टोरी भी आपको सुनना पड़ेगा। ये दोनों आपको करना पड़ेगा, तभी आप अपना ऑर्डर, अपना फैसला दे सकते हो। क्या? लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब आगे जो मैं बताऊंगी वो थोड़ा सा क्या है, इजी है, आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन बस लिखने को लिखना पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब आपने कंपनी को रजिस्टर करवा लिया तो इसका इफेक्ट क्या क्या है, क्या क्या इफेक्ट आएंगे, तो आप मेरे को बताओ। अगर एक कंपनी फॉर्मेशन हो जाती है तो कंपनी क्या बन जाएगा? कंपनी शैल बिकम, कंपनी क्या बन जाएगा? कंपनी शैल बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बन जाएगा? वो एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगा, राइट? फिर क्या होगा? shall have a separate legal identity, separate legal identity होगा उसका, राइट? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होगा उसका। और क्या होगा? और क्या होगा? एक परपेचुअल सक्सेशन होगा, परपेचुअल सक्सेशन होगा, मतलब कि वो चलता रहेगा, कोई भी उसको बंद नहीं कर सकता है। ओनली लॉ कैन क्रिएट एंड ओनली लॉ कैन क्लोज इट, राइट? ओनली लॉ कैन किल इट, राइट? तो परपेचुअल सक्सेशन होगा। दूसरा क्या कि मेंबर से अलग है, इट विल बी डिफरेंट, इट शैल हैव a separate identity from its member, मेंबर से अलग है ये, है ना? सेपरेट आइडेंटिटी होगा फ्रॉम इट्स मेंबर। ये सारा चीज, यही इसका इफेक्ट है जो कंपनी को मिल जाएगा। कंपनी को एक खुद का आइडेंटिटी मिल जाएगा, एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगा, परपेचुअल सक्सेशन होगा। यही सारी चीजें इसका इफेक्ट है कि रजिस्ट्रेशन करने से कंपनी का क्या क्या बेनिफिट्स है, कंपनी को क्या क्या
अधिकार मिलेंगे। अब यही सारा चीज आपके बुक में कुछ कुछ केस स्टडीज का नेम दिया हुआ है जिसको आप कोट कर सकते हैं अगर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है तो प्लीज कोट करने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज बना रही हूँ, वो मेरे साथ साथ बनाइए कि ऐसा कौन सा चीज है जो आप कोट कर सकते हो, कौन से टाइप के क्वेश्चंस में कौन सा केसेस आप कोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो नंबर 1 क्या है आपका, केस नंबर 1 क्या है आपका, हरी नगर शुगर मिल्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट जस्ट फॉर द आपकी नॉलेज में रहे इसीलिए मैं बता रही हूँ। अगर आपका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है जहां पे एक कंपनी बाउंड हो जाती है, मतलब ये केस स्टडी क्या कहता था, ये केस स्टडी में कहा गया है कि कंपनी इज अ सेपरेट आइडेंटिटी एंटिटी, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है ना, और ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, देयर इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर थ्रू एमओए, मतलब एमओए के जरिए ऐसा मान लो दो अलग अलग इंसान एक अग्रीमेंट साइन किया है, उस अग्रीमेंट का नाम है एमओए और वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। समझ में आया ना। तो ये केस जनरली यही बोलता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी आंसर लिखना है तो आप ये केस को कोट कर सकते हैं। केस का डिटेल्स जानने की इतनी जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। है ना। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक मेंबर, यहाँ पे क्या क्या डिसाइड हुआ था कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी अलग है और उसका मेंबर कंप्लीटली अलग है, दोनों को हम एक नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो दोनों को हम एक नहीं मान सकते, ठीक है। तो कंपनी डिफरेंट है फ्रॉम इट्स मेंबर, इजी। तो ये मैं इसलिए लिखा है, ध्यान रहे, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट स्टिल राइट। नेक्स्ट आपका आता है स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड, जो आपका मद्रास वर्सेस CWT मद्रास है, ठीक है। आप सिर्फ स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड भी लिख सकते हो। इसमें क्या हुआ था, इसमें इसने कहा कि सपोज वन कंपनी है, देयर इज वन कंपनी, इट टेक्स ओवर all the shares of another company, समझ में आया। तो this company does not lose its identity, because दूसरी कंपनी उसका सारा शेयर होल्ड करती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुकी है, ठीक है ना। डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी जस्ट बिकॉज ऑल द शेयर्स आर हेल्ड बाय अनदर कंपनी। क्या समझ में आया ना। तो ये केस था। नेक्स्ट चलते हैं, ये थोड़ा एक और अच्छा सा केस था जो उसका नाम था हेवी इलेक्ट्रिकल्स। प्लीज यहां देखो, हेवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था, प्लीज सुनना। इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका अगर सपोज कोई कंपनी है, सपोज फॉर कोई एग्जांपल कंपनी है, इस कंपनी के सारे शेयर्स कौन ओन करता है, ओन्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट
और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या हम कैन वी से दैट कंपनी इज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट? क्या हम कंपनी को इज एजेंट, क्या कंपनी एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहेंगे क्या? नहीं, नहीं कहेंगे। We cannot say that the company is an agent of a president. यहाँ पे company has a different identity. Company still has a different identity, and it's not an agent of the president. मेरी बात समझ में आ गई? वो आपका एजेंट नहीं है, प्रेसिडेंट का एजेंट नहीं है। क्लियर? तो ये आपके केसेस के जो बुक में दिए हुए हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा करके दिया हुआ है। बेसिकली इसका शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो यही इसका लिखा हुआ है, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है? नेक्स्ट आपकी बुक में क्लासिफिकेशंस वगैरह है, वो मैं नहीं करवाऊंगी अभी, वो मैं लेटर ऑन करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको समझना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जल्दी से चलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन समझते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही फनी तरीके से एक चीज समझाने वाली हूँ, प्लीज अच्छे से सुनना। ठीक है, एक बच्चा जब पैदा होता है, सुनना मेरी बात, एक बेबी जब पैदा होता है, एक बेबी जब पैदा होता है तो वो यहाँ पे क्या है? कंपनी है, राइट। जब बेबी पैदा होता है तो उसका क्या बनता है? बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, राइट। फिर आप क्या करते हो? फिर आप पंडित को बुलाते हो, किसी को बुलाते हो, जो भी आप लोग जिसको भी बुलाते हो अपने अपने हिसाब से। तो उसके बाद आप उस बेबी का क्या निकलवाते हो? आप उस बेबी का कुंडली निकलवाते हो, कुंडली निकलवाते हो ना। कुंडली में क्या होता है? कुंडली में फ्यूचर, ये बेबी क्यों पैदा हुआ, बेबी का पूरा एक भविष्यवाणी टाइप आप करते हो, कुंडली निकलवाते हो। कुंडली निकलवाने के बाद आप क्या करते हो? उस बच्चे को कैसे रहना चाहिए उसका कुछ रीति रिवाज बताते हो, रीति रिवाज बताते हो कि नहीं बताते हो, कि उस बच्चे को कैसे रहना चाहिए, तौर तरीके कैसे होने चाहिए घर में रहने के, है ना। तो कुंडली क्या हो गया? एक तरीके से भविष्य हो गया, भविष्य हो गया कि क्यों ये बना है। रीति रिवाज क्या हो गया? कि वो रहने का तरीका, करने का तरीका या रहने का तरीका, रहने का तरीका, राइट राइट, यही होता है रीति रिवाज। फिर उसके बाद क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, बेसिकली दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस बेसिकली, ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो सेम चीज आपके कंपनी के साथ होती है, सेम चीज आपका कंपनी के साथ होता है। कैसे? देखो, बेबी कौन हुआ यहाँ पे? यहाँ पे आपका बेबी होता है कंपनी। कौन होता है? कंपनी, ठीक है ना। फिर कंपनी का क्या निकलता है? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट निकलता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, राइट। तो बेबी के बाद इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। अब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट निकालने के बाद इसका भी तो कुंडली बताना पड़ेगा कि ये क्यों पैदा हुआ, इसका काम क्या है, फ्यूचर में क्या क्या गोल्स है, राइट। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पूरा करने के लिए रीति रिवाज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या कहते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। समझ में आया? तो ये सारी चीजें हैं जो आपका कंपनी से रिलेटेड है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको समझ में आ गया कि क्या है, बेसिक उसका स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। लेट्स मूव अहेड विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसका डेफिनेशन वगैरह लिख लीजिए। तो व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? प्लीज देखो, MOA is a constitutional document which talks about 7 constitutional things regarding कंपनी। वो 7 कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स के बारे में बात करता है कंपनी से रिगार्डिंग। क्या 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 बात करता है? प्लीज देखो, नंबर 1 क्या है? वो है आपका नेम क्लॉज। ठीक है ना,
नंबर 2 क्या है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेम क्लॉज मतलब क्या नाम रखा जाएगा, राइट। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब क्यों बनाया गया है, मतलब कि व्हाट इज द नेम। नेम क्लॉज क्या हो गया, व्हाट इज द नेम। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या हो गया, व्हिच बिजनेस, व्हाट बिजनेस इज दिस, राइट, व्हाट बिजनेस, राइट। फिर आपका आता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का, कि कहां पे इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, इसके बारे में क्लॉज लिखना है, राइट, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है। फिर आपका आता है कैपिटल क्लॉज, कि कौन कितना कैपिटल लगाएगा और आपका कैपिटल कितना वो है, अमाउंट, अमाउंट कितना डाला जाएगा, अमाउंट इन्वेस्टेड, राइट। फिर आपका आता है लाइबिलिटी क्लॉज, राइट। लाइबिलिटी में क्या होगा, लिमिटेड अनलिमिटेड वगैरह वगैरह डिसाइड होता है, राइट, लिमिटेड अनलिमिटेड, राइट, ये सारी चीजें डिसाइड होती है। और फिर आता है आपका कितना होगा, नेम, ऑब्जेक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल, एसोसिएशन क्लॉज। यहाँ पे आपका क्या आता है, यहाँ पे आपका आता है सब्सक्राइबर्स के बारे में डिटेल, जो भी आपके मेंबर्स है उसके बारे में डिटेल जाता है, सब्सक्राइबर्स का डिटेल जाता है। बातें समझ में आ गई, सब्सक्राइबर्स के बारे में जो डिटेल है इसको डिटेल में करेंगे। और एक लास्ट बचता है विच इज योर नॉमिनेशन क्लॉज। नॉमिनेशन का मैंने आपको ओबीसी में पढ़ाया था, रिमेंबर, ओबीसी में, कि ओबीसी में ही होता है क्योंकि वो 1% होता है, तो आपके मरने के बाद कौन नॉमिनी बनेगा। तो यहाँ पे आपका नॉमिनी का डिटेल्स होता है अपॉन डेथ, नॉमिनी का डिटेल्स होता है अपॉन डेथ, ठीक है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको एमओए में करना पड़ेगा, दैट्स इट, बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो ये सारी चीजें हमें करनी है। तो लेट्स मूव अहेड, या फिर लेट्स मूव अहेड विद द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट आपका जो है दैट इज योर नेम क्लॉज। नेम क्लॉज से मूव करते हैं जल्दी से। नाउ व्हाट इज द नेम क्लॉज, ऑलरेडी बताया है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही। नेम क्लॉज में अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका पब्लिक कंपनी है, अगर आपका पब्लिक कंपनी है, देन एंड में क्या लगाना है, देन लिमिटेड यूज करना है, लिमिटेड यूज करना है, राइट। अगर प्राइवेट कंपनी है तो क्या लगाना है, तो आपको प्राइवेट प्राइवेट यूज करना है, प्राइवेट यूज करना है। फिर अगर आपका सेक्शन 8 कंपनी है तो क्या कुछ भी लगाना है क्या, नॉट लिमिटेड एंड पीवीटी, नॉट टू बी यूज्ड, नॉट टू बी यूज्ड, ये सारी चीजें आपको देखनी है, राइट। नेम, इलेक्ट्रोल, ट्रस्ट may be used for section 8 कंपनीज, है ना। सेक्शन 8 कंपनीज में मैंने आपको बताया था कि आपको प्राइवेट और लिमिटेड यूज नहीं करना है, आप ट्रस्ट का यूज कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट कंपनी में क्या यूज करना है, गवर्नमेंट कंपनी में आपको लिमिटेड लगाने पड़ेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी नेम क्लॉज में मेंशन रहती है, ठीक है। फिर ओपीसी में क्या करना है, ओपीसी कंपनी शुड हैव, ओपीसी आफ्टर लिखोगे क्या, ओपीसी कंपनी शुड हैव ओपीसी आफ्टर प्राइवेट, प्राइवेट के बाद आपको ओबीसी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई, ये आपके नेम क्लॉज के अंदर आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो नेम क्लॉज में अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड यूज करना है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट यूज करना है, सेक्शन 8 कंपनी है तो ये नॉट करना है, यूज नहीं करना है, आपको ट्रस्ट यूज करना है। गवर्नमेंट कंपनी है तो लिमिटेड यूज करना पड़ेगा, राइट। और क्या यूज करना है आपको, अगर आपका ओपीसी है तो आपको ओपीसी आफ्टर पीवीटी यूज करना पड़ेगा। तो आपका नेम क्लॉज समझ में आ गया। तो नेम क्लॉज बेसिकली यही आपके मेमोरेंडम में रहता है। नेक्स्ट आएगा आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज, प्लीज देखो। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब मैंने क्या बताया था, विच बिजनेस बताया था ना, विच बिजनेस, कि ये बिजनेस क्या है, क्यों है, कैसा है, ये सारी चीजें। तो देखो इसके अंदर आपका दो चीज आता है, एक आता है आपका मेन ऑब्जेक्ट, एक आता है आपका एंसिलरी।
एंसिलरी मतलब साइड का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, प्लीज राइट विद मी। ऑब्जेक्ट मीन्स द पर्पस or area of activities the company will do business in. Sorry for my handwriting, okay? I know it's very poor, but I am trying my best to improve. Company will do its business. ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका दो टाइप का होता है, मेन ऑब्जेक्ट और एंसिलरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, नेक्स्ट लिखो, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी shall be in the line with the name ऑफ द कंपनी। मतलब क्या हो गया, अब अगर आपका बिजनेस है पेट्रोलियम का, तो आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड रख सकते हो क्या? नहीं। अगर आपका बिजनेस है ऑयल का, तो आप इलेक्ट्रिकल लाइट्स एंड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड रख सकते हो क्या? नहीं। आपका जो बिजनेस का एक्टिविटी है और उसका जो नाम है, वो दोनों में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, उन दोनों में एक अलाइनमेंट होना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे से मैच होना चाहिए। तो क्या लिखा मैंने, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट बी इन लाइन विद द नेम ऑफ द कंपनी। नेम के साथ आपको ऑब्जेक्ट मैच करना पड़ेगा। आप नाम कुछ रखोगे और ऑब्जेक्ट कुछ रखोगे, ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ, अच्छा नेक्स्ट आपका आता है रजिस्टर्ड ऑफिस। लिखो प्लीज, रजिस्टर्ड ऑफिस, है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस। तो इसमें क्या क्या आता है, इट कंटेन्स, ये इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको, कंटेन्स द स्टेट, स्टेट आएगा, स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस of the company is situated with address all official communication and visits shall be done in the mentioned रजिस्टर्ड ऑफिस। मेरी बात समझ में आ गई। तो रजिस्टर्ड ऑफिस के क्लॉज में आप क्या क्या लिखोगे, कि उसका स्टेट लिखोगे, वो ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है, पूरी एड्रेस के साथ लिखोगे, और उसी एड्रेस में आपका जितना भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा उसी ऑफिस में जाएगा। तो इसको आपको एकदम सही से प्रॉपर एड्रेस देना पड़ेगा विद प्रूफ के साथ, ठीक है ना। तो रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, नंबर 4, दैट इज योर कैपिटल क्लॉज, राइट। दिस इज योर कैपिटल क्लॉज। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां आप लिखोगे अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी फॉर कंडक्टिंग the business is capital। तो आपको पता है ये जितना कंपनी में इन्वेस्ट करोगे बिजनेस करने के लिए, उसको हम कैपिटल कहते हैं। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, है ना। ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी अपने मेमोरेंडम में। नंबर 1 क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। और नंबर 2 आपका है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस
शेयर कैपिटल, राइट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिफरेंसेस है, वो आपको पता है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल आपका दो तरीके का होता है, एक होता है विथ यूनिफॉर्म राइट्स, प्लीज लिखो, ये है आपका विथ यूनिफॉर्म राइट्स। मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है। और ये होता है विदाउट यूनिफॉर्म, विथ डिफरेंशियल राइट्स, विथ डिफरेंशियल राइट्स। मतलब क्या हो गया? अब देखो इस केस में आपको 1 शेयर मिलते हैं एट ₹10, ठीक है ना। आपको एक शेयर में 10 रुपीज मिल गया, 10 रुपीज में आपको एक शेयर मिल गया। तो इस एक शेयर के बदले में आपको 1 वोटिंग राइट मिला, एक वोटिंग राइट मिला क्या नहीं मिला? मिला ना। वैसे ही अगर आपको मैं 20 रुपए दूं, ₹20 दूं, तो आपको 2 शेयर्स मिलेंगे, मिलेंगे ना। और इस 2 शेयर्स में आपको 2 वोटिंग राइट्स मिलेंगे, 2 वोटिंग राइट्स मिलेंगे। लेकिन डिफरेंशियल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका प्राइस दूसरा होता है। जैसे 1 शेयर विल कॉस्ट यू ₹20, तो यहाँ पे ₹20 में आपको 1 वोटिंग राइट ही मिल रहा है। कितना? 1 वोटिंग राइट ही मिल रहा है। तो इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है ना। इन दोनों में आपका डिफरेंस आ गया ना। देयर इज अ डिफरेंस। जहां पे यहाँ पे आपको 20 रुपए में, यहाँ पे आपको 20 रुपए में 2 राइट्स मिल रहे थे, वहीं यहाँ पे 20 रुपए में आपको एक राइट मिल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल राइट्स और विथ सिमिलर राइट्स, ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर समझ में आ गया, कैपिटल क्लॉज समझ में आ गया। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज। थोड़ा सा और है, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा ना। सब्सक्रिप्शन क्लॉज या फिर एसोसिएशन क्लॉज, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन या फिर एसोसिएशन क्लॉज। ठीक है, तो ये क्लॉज में क्या है? इट मीन्स, प्लीज राइट, इट मीन्स लिस्ट ऑफ द persons or members which who has invested invested in the capital, जो आपके कैपिटल में इन्वेस्ट है, उन सबका नाम आएगा और कुछ नहीं। इतना इजी है ये, है ना। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, इसलिए मैं इतना ज्यादा नहीं समझा रही, बिकॉज कुछ है ही नहीं समझाने को। एंड such persons are called subscribers which should be minimum number of members। मतलब क्या हो गया? आपके सब्सक्राइबर्स में, एमओए में आपका एक सब्सक्राइबर का लिस्ट होना चाहिए और वो आपका मिनिमम तो होना चाहिए, वरना कंपनी नहीं बनेगी। मिनिमम का मतलब प्राइवेट लिमिटेड में 2, पब्लिक में 7, यही तो था ना मिनिमम। तो इतना मेंबर्स का लिस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। हाँ, और भी ज्यादा है तो दैट इज ओके, बट इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सब्सक्राइबर्स आर ऑल्सो shareholders for the amount of capital that they have invested। समझ में आया? वो लोग जितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उतना कैपिटल के लिए वो लोग क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर बन जाते हैं। Let's move further। लाइबिलिटी क्लॉज क्या लिखोगे? नंबर 6 है ना। ठीक है, क्या लिखोगे? लाइबिलिटी मीन्स the amount of capital which members will contribute
to the assets of the company or payment of liability of the company। मतलब समझ में आया ना, मैंने लाइबिलिटी इतनी बार पढ़ा दी आपको। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो अमाउंट मेंबर प्रॉमिस करते हैं कि भाई साहब इतना अमाउंट का लाइबिलिटी मेरे तरफ से बनेगा जब कंपनी को कभी भी जरूरत आएगी, अगर कंपनी को लाइबिलिटी पे ऑफ करना है, कंपनी को एसेट्स चाहिए, ऐसा कुछ भी चीज हो तो इतना अमाउंट मेरी तरफ से आपको जाएगा, उसको कहते हैं लाइबिलिटी। कंपनी ये मेंबर्स का लाइबिलिटी है, इतना तो उनको देना ही पड़ेगा, राइट। तो मेंबर अगर लिमिटेड होता है, अगर आपका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, मैंने आपको बताया था लिमिटेड अनलिमिटेड सारी चीजें कराई थी ऑलरेडी। अगर आपका लाइबिलिटी दो तरीके का होता है, एक होता है आपका लिमिटेड और एक होता है आपका अनलिमिटेड, राइट। लिमिटेड में हमने क्या पढ़ा था? लिमिटेड में हमने पढ़ा था कि वो लिमिटेड बाय शेयर होता है, लिमिटेड बाय गारंटी होता है, आई होप यू ऑल रिमेंबर। और अनलिमिटेड होता है जहां पे कोई भी कितना भी when members क्या होता है? when members give personal assets without any limit, when members contribute personal assets without any limit, तो उसको क्या कहते हैं? अनलिमिटेड कहते हैं। समझ में आ गया ना? नंबर ये 6 पॉइंट्स क्लियर। लास्ट और छोटा सा पॉइंट है विच इज योर नॉमिनेशन क्लॉज। नॉमिनेशन क्लॉज, ये तो आपको आराम से पता है कि ये नॉमिनेशन क्लॉज क्यों है, किसके लिए है, तो लिख लो ओनली फॉर ओबीसी। सिर्फ ओबीसी के लिए होता है, जहां पे आप क्या करते हो? वेयर नॉमिनी इज mentioned with its detail ठीक है। नॉमिनी कौन हो गया? अगर ऑन द डेथ ऑफ मतलब क्या हो गया? नॉमिनी कौन हो गया? ऑन द डेथ ऑफ द ओबीसी मेंबर, द पर्सन हु टेक्स ओवर द कंपनी, द पर्सन हु टेक्स ओवर द कंपनी, राइट। वही तो हुआ ना नॉमिनी। तो नॉमिनी क्लॉज आपका कहां जाता है? ओनली ओबीसी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये जाता है। तो क्या आपको अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है समझ में आया? ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये आपका मैंने अभी आपको जो भी पढ़ाया था रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह, आई होप आपका ये एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि उसमें हम डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस करेंगे, इंडोर मैनेजमेंट करेंगे, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बचा है। सो बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बहुत सारा इंपॉर्टेंट केस स्टडीज आएगा इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज मेक श्योर कि आपने ये क्लास देखा है और प्लीज मेक श्योर कि आप मेरी नेक्स्ट क्लास भी अटेंड करें बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास जो भी मैं नेक्स्ट क्लास में कराने वाली हूँ। सो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया। इन केस आपको कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मेरा सारा नोट्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।